नमस्कार। स्वागत है आप सबका चैतन्य कंपटीशन क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो पिछली वीडियो में हमने यूपी स्पेशल के कुछ टॉपिक्स को देखा था, जिसमें हमने यूपी का भौतिक विभाजन इस पर बात की थी। यूपी को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो यूपी को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से? यूपी को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? भावर और तराई का क्षेत्र है। भावर और तराई का क्षेत्र, इस पर हमने चर्चा कर ली थी। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान या मध्य मैदानी क्षेत्र। तीसरा है आपका दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है यूपी के एरिया को। ठीक, हमने चर्चा की थी कि भावर और तराई का क्षेत्र जो है ये सहारनपुर से लेके और कुशीनगर तक फैला हुआ है। ये वाला जो बेल्ट था ये क्या था? भावर प्लस तराई का क्षेत्र था। मतलब शिवालिक के जो दक्षिण क्षेत्र का हिस्सा था, यहाँ पे क्या है? ये आपका सहारनपुर है, ये आपका उत्तराखंड वाला इलाका है। ठीक, और इधर आपका नेपाल का इलाका है। ठीक, ये क्या है? आपका नेपाल का इलाका है। ठीक है, तो नेपाल में जो पहाड़ी इलाके हैं, सबसे जो लेटेस्ट पहाड़ी थी क्या थी? शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज के समानांतर में फैली हुई जो पट्टी है शिवालिक के जस्ट दक्षिण में, ये जो पट्टी है ये क्या है? भावर और तराई की पट्टी है। सबसे ऊपर में पड़ेगी शिवालिक के जस्ट नीचे, वो होगी भावर की पट्टी, और उसके जस्ट नीचे जो पड़ेगी वो क्या होगी? तराई की पट्टी। इस पर हमने बात कर ली थी। ठीक, भावर और तराई के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं मध्य गंगा के मैदान। ठीक है, मध्य गंगा के मैदान पर हम चर्चा करेंगे। भावर और तराई के गुण और दोषों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। इसकी चौड़ाई के बारे में बात कर ली थी कि कहाँ इसकी चौड़ाई ज्यादा है, कहाँ कम है। ठीक, और वर्षा कहाँ ज्यादा होती है, इस पर हमने बात कर ली थी। अब मध्य गंगा का मैदान पर हम बात करेंगे। तो यहां से जो नीचे का इलाका है, और ये आपका क्या है? ये क्या है आपका? दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, जिसमें आपका ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र आदि डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड का ये एरिया कहलाता है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये सीमा निर्धारण करने के लिए बताना जरूरी था। ठीक, तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र और भावर और तराई के क्षेत्र में, भावर और तराई के क्षेत्र, तो भावर और तराई के क्षेत्र के दक्षिण में और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के उत्तर में जो विशाल मैदान है ये क्या है? मध्य गंगा का मैदान है। यह मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र से कहा जाता है। ठीक, इसकी जो सीमा बनती है वो पश्चिम में यमुना नदी इसका निर्धारण करती है। जो मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र है, इसके पश्चिम सीमा का निर्धारण यमुना नदी के द्वारा किया जाता है, और पूर्वी सीमा का निर्धारण जो है वो गंडक नदी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गंडक नदी के द्वारा किया जाता है। ठीक, पूर्वी छोर पर गंडक नदी और पश्चिमी छोर पर यमुना नदी इस विशाल मैदानी क्षेत्र का क्या करती है? सीमा का निर्धारण करती है। इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। मध्य गंगा के मैदान का निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है प्लीस्टोसीन काल से चल के प्लीस्टोसीन काल से लेकर अब तक जारी है, वर्तमान तक
जारी। मतलब अभी भी इसका निर्माण हो ही रहा है। ठीक, प्लीस्टोसीन काल से लेकर वर्तमान तक अभी जारी है मध्य गंगा के मैदान का निर्माण। क्योंकि इसका निर्माण किससे होता है? जो पहाड़ी नदियां हैं, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, इन सभी के द्वारा जो लाई गई मिट्टियां हैं, उनके निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। और ये कब से चल रहा है? प्लीस्टोसीन काल से लेकर अभी तक ये जारी है। ठीक है, नदियां अपने साथ चलती हैं तो साथ में कंकड़, पत्थर, बालू वगैरह जो लेके चलती हैं, वही सब क्या होता है? निक्षेप होता है, एक जगह पे लाके जमा कर देती हैं। और उसी से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है वो क्या है? मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है, या मध्य मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। काफी फर्टाइल होता है। अभी इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, लेकिन अभी इतना जानिए कि ये क्या है? इसका निर्माण जो है नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों के द्वारा होता है। तो निर्माण कैसे होता है? नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से, नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से होता है। ठीक, निर्माण होता है प्लीस्टोसीन काल से लेकर अभी तक जारी है, इसका निर्माण हो ही रहा है लगातार। ठीक है, और कैसे होता है? नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से इसका निर्माण होता है। ठीक, या काप मिट्टी से होता है। ठीक, चलिए, इसकी हमने पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा की बात कर ली। पूर्वी सीमा पे गंडक नदी, पश्चिमी सीमा पे यमुना नदी। इसकी अगर हम मोटाई की बात कर लें तो इसकी जो मोटाई है वो 4500 मीटर के आसपास है। 4500 मीटर के आसपास इसकी क्या है? मोटाई। ठीक, 4500 मीटर के आसपास इसकी मोटाई है। इन सभी चीजों को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने बात की ये आपका मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे गंडक है, यहाँ पे यमुना है। ठीक, अब इसको फर्दर 3 पार्ट में। अच्छा, इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 80 से 300 मीटर के आसपास है। ठीक, 80 मीटर से 300 मीटर के आसपास इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 80 मीटर से 300 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, जो हमने मोटाई की बात की है कि मिट्टी की जो प्लीस्टोसीन काल से जारी है उसकी जो मोटाई अब तक हो चुकी है वो कितनी हुई है? 4500 मीटर के आसपास। ठीक, इसकी मोटाई जो है 4500 मीटर के आसपास है। इतनी परतें जम चुकी हैं और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो 80 से 300 मीटर तक है। ठीक है, अब इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मध्य गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक सेकंड, इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? इसको डिवाइड किया गया है फर्दर ऊपरी मैदान, मध्य मैदान और पूर्वी मैदान। ठीक, इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऊपरी मैदान, मध्य मैदान और पूर्वी मैदान, इन 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसकी ऊंचाई की हमने बात कर ली, 80 से 300 मीटर के आसपास होती है। ठीक, हाँ, इसकी ढाल की बात कर ले तो इसकी ढाल जो है, इसकी ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ऐसे है ढाल। ठीक, ये ढाल है, तो इसकी ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इधर है इसकी ढाल। और इसीलिए आपने देखा होगा कि नदियों का जो बहाव होता है
गंगा या यमुना जो है यहां से निकलती हैं ऐसे करके, और ऐसे पश्चिम में आती है, और पश्चिम में आके फिर ये दक्षिण और पूरब की तरफ फ्लो करती है। देखिए ऐसे फ्लो करती है, इधर से गंगा और इधर से ऐसे बॉर्डर बनाती हुई यमुना। ठीक, तो ये क्या है, पश्चिम से उत्तर पश्चिम है, और उत्तर पश्चिम से ये दक्षिण पूरब की तरफ चल रही है। ठीक, तभी ये आपके यहाँ पे प्रयागराज में मिलती है, गंगा यहाँ पे मिलती है और यमुना। तो गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में हो जाता है आपका। ठीक, दक्षिण पश्चिम की तरफ इसका बहाव होता है। और एक और खास बात है, पश्चिम में इसकी जो ढाल है उसका जो ढाल बहुत तीव्र होता है। पश्चिम में ढाल तीव्र है, और जैसे जैसे आप पूरब की तरफ जाएंगे ढाल मंद होता जाएगा, ढाल में कमी आती जाती है। पूरब में ढाल मंद हो जाती है। ठीक, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी ढाल के ऊपर, इसकी ऊंचाई के ऊपर, चौड़ाई के ऊपर, इसकी गहराई के ऊपर, इसका निर्माण किस काल में हुआ है। ये सारे फैक्ट्स 3-4 लाइन में देके आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन कौन से सत्य हैं या कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, मध्य गंगा के मैदान के संबंध में। ठीक, या कौन सी नदी इसकी सीमा पश्चिमी सीमा बनाती है, कौन सी नदी इसकी पूर्वी सीमा बनाती है, इस बात को अभी आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक, तो पश्चिम में इसकी ढाल तीव्र होती है, पूरब में ढाल क्या होती है, तीव्र होने का मतलब क्या है, पश्चिम में ऐसे चलती है, एकदम देखिए खड़ा ढाल दिख रहा है, फिर उसके बाद आती है तो फिर धीरे धीरे पूरब की साइड में जैसे जाएंगे तो ढाल ऐसे बहने शुरू कर देती है, मतलब कि पूरब की तरफ बहने लगती है। ठीक, तो ढाल मंद हो गया, नहीं मंद हो गया, यहाँ एकदम खड़ा ढाल था और यहाँ पे ऐसे कर्व टाइप का बन गया। ठीक, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शार्प कर्व था, जैसे लग रहा था पहाड़ से गिर रही है, और यहाँ पे आके धीरे धीरे फिर स्लोप टाइप का हो गया है। ठीक, तो इसका ढाल क्या हो गया, मंद पड़ गया। तो पश्चिम में ढाल तीव्र होता है, पूरब में ढाल मंद हो जाता है। ठीक, चलिए ये पॉइंट है इसके, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आई होप आपने कर लिया होगा, आगे चलते हैं हम। अच्छा, हमने बात की कि इसका निर्माण निक्षेपित मिट्टी के जरिए हुआ है, जो यमुना गंगा आदि नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टियां थी उसके जमाव के द्वारा यहाँ पे निर्माण हुआ है इस मैदान का या इस क्षेत्र का। ठीक, तो इसको निक्षेप के आधार पर या जमाव के आधार पर कितने पार्ट में बांटा गया है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो निक्षेप के आधार पर इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। निक्षेप के आधार पर 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से, एक बांगर और एक खादर। बांगर और खादर पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। किसको, मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र को या मध्य मैदानी क्षेत्र को बांगर और खादर में फर्दर डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर, निक्षेप के आधार पर या डिपोजिशन के आधार पर। ठीक है, बांगर क्या क्षेत्र है, बांगर पूछ लेता है कई बार आपसे कि बांगर से तात्पर्य क्या है। तो बांगर से तात्पर्य होता है पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक, ये जो है उच्च भूमि हो जाता है, उच्च भूमि का क्षेत्र होता है, मतलब अपने आसपास की जमीनों से अपेक्षा ये ऊंचा होता है, उच्च भूमि का क्षेत्र होता है। बाढ़ का पानी यहाँ पे नहीं पहुंच पाता है, हम क्रॉस कर दे रहे हैं, मतलब बाढ़ यहाँ पे नहीं पहुंच पाती है। ठीक, इसका निर्माण तो हुआ है बाढ़ के द्वारा लाई गई निक्षेपों के द्वारा ही, लेकिन अब ये पुराना हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, क्योंकि क्या हो गया है, लगातार मिट्टी के जमाव होने से ये भूमि क्या हो गई है, उच्च हो गई है। इसका निर्माण जो है मतलब ये ज्यादा ऊंचाई हासिल कर चुकी है, तो इसलिए यहाँ पे अब पानी नहीं पहुंच पाता है। पानी नहीं पहुंच पाता है अब, यानी कि बाढ़ नहीं पहुंच पाती है, और यहाँ पे इसीलिए अब यहाँ पे नई मिट्टी नहीं पहुंच पाती है। तो क्या है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही है, और अब ये अनफर्टाइल हो चुकी है, अनुपजाऊ हो गई है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि इसका उपयोग हो चुका है, इसका उपयोग किया जा चुका है, यहाँ पे फसलें उगाई जा चुकी हैं,
और इसका जब उपयोग ज्यादा किया जा चुका है तो यहाँ पे उतनी ज्यादा उत्पादकता नहीं होती है, ठीक, उतनी ज्यादा उत्पादकता नहीं होती है। और जो नवीन मिट्टी का निर्माण होता है, नदियां जो अपने साथ नया लेके आती हैं प्रतिवर्ष, वहां पे जो उत्पादन होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो ज्यादा फर्टाइल होता है इन कंपेरिजन टू बांगर, ठीक। तो बांगर क्या है आपका, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है ये, या पुरानी जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं इसको। और ये उच्च भूमि का क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब बाढ़ नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि उच्च भूमि का क्षेत्र है तो बाढ़ नहीं पहुंच पाती है, और यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी जो है वो पुरानी हो चुकी है, और ये इसीलिए क्या है, अब ये अनुपजाऊ है, ठीक। खादर की बात करें तो खादर में जो है, खादर को कछार के नाम से भी जाना जाता है, खादर को कछार के नाम से भी जाना जाता है। बांगर की एक चीज और फैक्ट है कि बांगर का निर्माण काल अगर माना जाए तो इसका जो निर्माण काल है वो मध्य प्लीस्टोसीन काल है। क्या है, मध्य प्लीस्टोसीन एरिया या मध्य प्लीस्टोसीन काल, मध्य प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है बांगर का, ठीक, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। उर्वरा शक्ति की बात कर ली कि अनुपजाऊ होती है, यहाँ पे उर्वरा शक्ति का ह्रास रहता है, ठीक। उच्च भूमि का क्षेत्र होता है। और एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, हाँ, यहाँ पे क्या पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जीवाश्म समृद्ध कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जीवाश्म समृद्ध मिट्टी कौन सी होती है, बांगर या खादर, तो जीवाश्म समृद्ध जो होता है वो क्या होता है, आपका बांगर होता है, ठीक। तो ये बांगर की खासियत है। अब बात कर ले हैं खादर की, तो खादर को हम किस नाम से जानते हैं, कछार के नाम से भी जानते हैं। खादर जो है, खादर का तात्पर्य जो है, या खादर को हम कछार के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, खादर को कछार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक। खादर क्या है, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या है, ये खादर है। बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है, बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष यहाँ पे पहुंचता है, ठीक। बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसके द्वारा यहाँ पे पहुंच जाती है, ठीक। अपने द्वारा नदियां यहाँ पे बहा के लाती हैं मिट्टियों को, तो यहाँ पे जब जमाव करते हैं तो ये क्या होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। एक परत पहले से थी, अगले साल फिर आई तो वहां पे दूसरी परत का निर्माण हो गया, तो नया हो गया, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी हो गई वो, ठीक। और ये बांगर की अपेक्षा निचला इलाका होता है, इसीलिए यहाँ पे बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, ये चीज हो गई। जब यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी तो क्या होगा, फर्टाइल होगा, यानी कि उपजाऊ होगा। ये क्या होगा, ये उपजाऊ क्षेत्र होता है, काफी ज्यादा उपजाऊ होता है, यहाँ पे फर्टिलिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक। अच्छा, कुछ जब बाढ़ का पानी पहुंचता है तो ऐसा तो है नहीं कि सेल जमाव ही होता है मिट्टी का, कहीं कहीं पर क्या होता है, मिट्टियां जो रहती हैं वो उसका कटाव भी कर देती हैं, तो क्या होता है, अत्यधिक जमाव से क्या होता है, मिट्टी का ह्रास होता है, आवरण क्षय होता है। क्या होता है, अत्यधिक आवरण क्षय होता है। जब बाढ़ का पानी पहुंचता है तो अत्यधिक आवरण क्षय होता है, जो पुरानी मिट्टी थी उसको काट के ले जाती है और नवीन को जमा करती है, तो अत्यधिक आवरण क्षय के कारण क्या होता है, बीहड़ का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बीहड़ का निर्माण होता है। अत्यधिक आवरण क्षय के कारण पुरानी मिट्टी जो है उसको काट ले गई, नई मिट्टी का जमाव कर दिया, कहीं पे जमाव कर दिया, कहीं पे काट ले गई, तो क्या होता है, अत्यधिक यहाँ पे होता है आवरण क्षय। बाढ़ का पानी पहुंचता है तो वहां पे आवरण क्षय ज्यादा होता है, और इसके कारण क्या होता है, बीहड़ का निर्माण होता है, बीहड़ का निर्माण होता है। आपने सुना होगा चंबल और बेतवा का बीहड़, तो बीहड़ का निर्माण होता है। ये मध्य प्रदेश के ऊपरी वाला इलाका, मतलब दक्षिण में आप ज्यादा देखेंगे, वहीं पे आगरा और यमुना मथुरा के आसपास यहाँ पे क्या होता है, बीहड़ का ज्यादा निर्माण होता है, ठीक। तो अत्यधिक आवरण क्षय के कारण बीहड़ का निर्माण यहाँ पे होता है। फर्टिलिटी काफी ज्यादा होती है, बाढ़ का पानी यहाँ पे प्रतिवर्ष पहुंचता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, और खादर को कछार के नाम से भी
जाना जाता है। ये सारे फैक्ट्स हो गए। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने बांगर और खादर के बारे में पढ़ लिया। बांगर और खादर की प्रॉपर्टीज और मतलब डिमेरिट्स और मेरिट्स के बारे में बातें कर ली। अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे इसकी ढाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो ढाल होता है, ये पश्चिम में जो है, यहाँ पर पश्चिमी बेल्ट है आपका, पश्चिम में उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। किधर होता है? उत्तर से दक्षिण की ओर इसका ढाल होता है। जो मैदानी ढाल है वो पश्चिम क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, मतलब ढाल इधर होता है। ठीक, पश्चिम में उत्तर से दक्षिण की ओर ढाल होता है। और अगर पूर्वांचल में बात करें, ये वाला इलाका जो है, यहाँ पे पूरा पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूरब की ओर होता है। पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूरब की ओर होता है। यहाँ पे ऐसे होता है। पश्चिम उत्तर ये वाला इलाका हो गया, ये वाला पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूरब, ये होगा दक्षिण और ये होगा पूरब, मतलब इस साइड में होता है, दक्षिण पूरब की ओर होता है। तो इस मैदान का जो ढाल है वो पश्चिम में तो उत्तर से दक्षिण की ओर है, ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब अगर नदी बह रही है तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आएगी। ठीक, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो यमुना नदी है वो यहां से ऐसे गाजियाबाद और मथुरा, आगरा, इस टाइप के साइड में आपका देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ एकदम तीव्र ढाल की ओर बहती हुई आती, आपको दिख रही है। ठीक, उसके बाद जब यहाँ पहुंचती है तब ये दक्षिण पूरब की ओर इसका ढाल हो जाता है। तो पश्चिम उत्तर में जब इसका ढाल होता है तो ये कैसा होता है? पूर्वांचल में पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूरब की ओर ढाल होता है, मतलब इधर से ऐसे चलेगी। ठीक, यहां से कोई नदी निकलेगी तो ये ऐसे बहेगी। ठीक, ये होता है पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूरब की ओर ढाल। किस इलाके में? पूर्वांचल इलाके में। ये आपका पूर्वांचल इलाका ही है। तो यहाँ पे कोई नदी होगी तो पश्चिम उत्तर से, मतलब इधर से निकलेगी तो ऐसे बहेगी। ठीक, ये होता है पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूरब की ओर ढाल। ठीक है, तो ये हो गई ढाल की बात। अब हम बात कर लेते हैं मिट्टी की गहराई की। तो हमने बात कर ली कि 4500 मीटर के आसपास इसकी गहराई होती है। काफी पुराने काल से इसका निर्माण हो रहा है तो काफी ज्यादा गहरा है। 4500 मीटर का मतलब ये हो गया लगभग 4.5 किलोमीटर के आसपास इसकी गहराई है। समझ रहे हैं? इतनी मिट्टी यहाँ पे नदियों ने जमा कर दी है। ठीक, पहले से थी नहीं, पहले से तो थी, वो अलग है। इतनी मिट्टी लगभग 4.5 किलो मिट्टी का जमाव यहाँ पे नदियों के द्वारा कर दिया गया है, प्लीस्टोसीन काल से लेके आज तक। ठीक, सोच सकते हैं आप कितनी मिट्टी का जमाव किया गया है। ढाल की हमने बात कर ली। यहाँ पे अगर खेती की बात करें तो रबी और खरीफ दोनों की खेती की जाती है। रबी और खरीफ दोनों फसलों की खेती की जाती है। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट्स थे मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र के बारे में।
अब हम बात करेंगे दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बारे में। ठीक, चलिए। दक्षिण का पठारी क्षेत्र, जैसा कि हमने बात किया था, यहाँ जालौन से लेके ये आपका प्रयागराज है, प्रयागराज का दक्षिणी हिस्सा है। ये आता है मिर्जापुर, सोनभद्र, और ये बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन, ये सब किसमें आते हैं आपके? जालौन, ये झांसी, ये आपका ललितपुर। ललितपुर आपका मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। एकमात्र जिला यूपी का जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, कौन सा है? ललितपुर। ठीक, तो जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। ये है आपका दक्षिण का पठारी, दक्षिण का पठारी, दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। इसे बुंदेलखंड भी कहा जाता है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड व बघेलखंड का क्षेत्र भी कहा जाता है। किसे? दक्षिण के पठारी क्षेत्र को बुंदेलखंड व बघेलखंड का क्षेत्र भी कहा जाता है। ये आपका बुंदेलखंड का एरिया है, इधर को जो एरिया है वो क्या है? आपका बघेलखंड का एरिया माना जाता है, जो कि सोनभद्र वाला है। ठीक, सॉरी। तो आपको जानना जरूरी है जिलों के बारे में, कौन कौन से जिले हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्र में, किस नाम से जाना जाता है। अच्छा, दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही क्या है? उभार है। ठीक है, उत्तरी विस्तार है। क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का उत्तरी विस्तार है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का उत्तरी विस्तार है। ठीक, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का उत्तरी विस्तार है। इसके अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण काल जो है वो क्या है? कैम्ब्रियन युग में हुआ है, और ये भी निक्षेप से ही हुआ है। किसके निक्षेप से? तो समुद्री निक्षेप से इसका निर्माण हुआ। समुद्री निक्षेप से निर्मित है ये। कौन? बुंदेलखंड का जो पठार है वो आपका किससे निर्मित है? समुद्री निक्षेप के द्वारा निर्मित है। कौन से युग में निर्मित है ये? तो कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है। ठीक, ये बातें हो गई। इसकी जो लोकेशन है मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में, ये आपका मैदानी इलाका था। इसके दक्षिण में क्या है? दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये दक्कन का जो पठार है उसी का विस्तार है। दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार है ये, और इसी में ये क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी पाई जाती है। ठीक, अगर इसकी उत्तरी सीमा की बात करें, इसकी दक्षिण के पठारी क्षेत्र की, तो उत्तरी सीमा पे गंगा और यमुना, गंगा प्लस यमुना नदियां इसकी उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। उत्तरी सीमा का निर्माण, उत्तरी सीमा का निर्माण गंगा और यमुना नदियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गंगा और यमुना नदियों के द्वारा इसके उत्तरी सीमा का निर्माण किया गया है। ठीक है, उत्तरी सीमा ये आपका क्या है? यहीं से ऐसे बहती है और यहाँ प्रयागराज में मिलती है। तो गंगा और यमुना इसकी क्या है? उत्तरी सीमा बनाती है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है।
ठीक। तो उत्तरी सीमा गंगा और यमुना की नदियां बनाती है, दक्षिणी सीमा विंध्याचल पर्वत श्रेणी बनाती है। ठीक है। और ये क्या है, दक्कन के पठार का ही क्या है, उत्तरी विस्तार है। इसका जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। और किसके द्वारा हुआ है? समुद्री निक्षेप के द्वारा हुआ है। किसका निर्माण? दक्षिण के पठारी क्षेत्र का निर्माण। ठीक। इसके पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी सीमा पर क्या है? बेतवा नदी। कौन सी नदी है? बेतवा नदी। पश्चिमी सीमा कौन बनाती है? बेतवा नदी बनाती है। दक्षिण के पठार की पश्चिमी सीमा जो है वो बेतवा नदी के द्वारा निर्मित है। दक्षिणी सीमा विंध्याचल पर्वत श्रेणी द्वारा, उत्तरी सीमा गंगा और यमुना के मैदान के द्वारा निर्मित की जाती है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में समुद्री निक्षेप के द्वारा हुआ है। दक्कन के पठार का यह उत्तरी विस्तार है। इसको बुंदेलखंड व बघेलखंड का क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको? दक्षिण के पठारी क्षेत्र को। ठीक। तो ये सारी बातें हो गई। इसका जो ढाल है, अब बच्चा है ढाल, तो ढाल की अगर हम चर्चा करें तो ढाल इसकी जो है, इसकी जो ढाल है ये दक्षिण से उत्तर की तरफ है। किसकी तरफ है? दक्षिण से उत्तर की तरफ है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ढाल जो है इसकी क्या है? दक्षिण से उत्तर की तरफ है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सोन, चंबल, बेतवा, सोन और केन नदियां जो हैं, जो कि इसमें बहती हैं इस इलाके में, उनका जो बहने का मार्ग है वो किधर है? दक्षिण से उत्तर की तरफ है। मतलब विंध्याचल पर्वत श्रेणी से किधर की तरफ है? गंगा यमुना की साइड में है। ठीक। दक्षिण से उत्तर की तरफ इनका ढाल है, दक्षिण के पठारी क्षेत्र का। ठीक। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आई थिंक आपने कर लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है? 300 मीटर के आसपास है। कितनी? औसत ऊंचाई जो है वो 300 मीटर के आसपास है। लेकिन कुछ पहाड़ियां जो है वो नीचे आपकी सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाएंगी। कुछ पहाड़ियां 600 मीटर तक ऊंची हैं, सोनभद्र और मिर्जापुर वाले इलाके। सोनभद्र और मिर्जापुर में कुछ पहाड़ियां जो है 600 मीटर तक ऊंची हैं। वैसे इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर तक। इसकी दक्षिण के पठारी क्षेत्र की। लेकिन कुछ पहाड़ियां जो है वो 600 मीटर तक ऊंची है। कहाँ पे? सोनभद्र और मिर्जापुर में। ठीक। यहाँ पर पहाड़ियां जो है, यहाँ पे आवरण क्षय होता है। क्या होता है? आवरण क्षय। यहाँ पे आवरण मतलब जो ऊपर के परत होती है, तो आवरण क्षय के कारण पहाड़ियां जो है अवशिष्ट रूप में पाई जाती है। पहाड़ियां जो होंगी वो अवशिष्ट रूप में पाई जाती है। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ, शेष, अवशिष्ट रूप में पाई जाती है। ठीक। आवरण क्षय के कारण मतलब ऊपरी परत हट जाने के कारण यहाँ पे पहाड़ियां जो है वो अवशिष्ट के रूप में मतलब रेसिडुअल फॉर्म में पाई जाती है। ठीक। निर्माण हमने बता दिया, समुद्री निक्षेपों के द्वारा हुआ है। तो प्राचीन चट्टानों से और नीस के द्वारा, किसके द्वारा? प्राचीन चट्टान और नीस के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। प्राचीन चट्टानों प्लस नीस के द्वारा इसका निर्माण हुआ है।
इसका निर्माण प्राचीन चट्टानों के द्वारा और नीच चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। नदियों की हमने बात कर ली। चंबल बेतवा, चंबल बेतवा केन व सोन नदियां यहाँ पर पाई जाती हैं और इनकी सब्सिडरी नदियां भी पाई जाती हैं। सब्सिडरी मतलब इसकी सहायक नदियां भी इसमें पाई जाती हैं। तो चंबल बेतवा केन व सोन इसकी प्रमुख नदियां हैं इस क्षेत्र की, ठीक है। और टोंस भी है, और एक नदी क्या है, टोंस भी है। चंबल बेतवा केन सोन व टोंस नदी भी बहती है। चंबल बेतवा केन किसमें मिलती है, यमुना में। चंबल बेतवा केन किसमें बहती है, मिलती है, यमुना में। मतलब चंबल बेतवा केन किसकी सहायक नदियां हो गई, यमुना की। सोन और टोन ये कहाँ मिलती हैं, गंगा में, ये गंगा की सहायक नदियां हो गई, ठीक। तो चंबल बेतवा केन जो है वो यमुना की सहायक नदी, और सोन व टोन किसकी है, गंगा की सहायक नदी है, जो कि दक्षिणी पठारी क्षेत्र से बहती है, ठीक। ये चीजें हो गई। अच्छा, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। चलिए, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा बहुत कम होती है, बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। और बारिश कम होगी तो क्या होगा, जलवायु शुष्क होगी तो क्या होगा, वृक्ष छोटे होते हैं और झाड़ियां पाई जाती हैं। वृक्ष छोटे होते हैं और झाड़ियां पाई जाती हैं। छोटे होते हैं, जिसका विकास पूरी तरह नहीं हो पाता है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे इस इलाके में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक। वृक्ष छोटे होते हैं, वर्षा बहुत कम होती है, मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है। मुख्य फसल की बात करें तो चना है, अरहर है। चना, अरहर मतलब दलहनी फसलें, यहाँ पे जिसको पानी की आवश्यकता कम होगी वो फसलें यहाँ पे ज्यादा उगाई जाएंगी। तो चना हो गया, अरहर हो गया, ज्वार हो गया, सरसों हो गया, ज्वार, सरसों और कुछ मात्रा में गेहूं, ठीक। जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है वो फसलें यहाँ पे उगाई जाएंगी, क्योंकि क्या होता है, बारिश बहुत कम होती है, ठीक। यहाँ पे ड्राई फार्मिंग का चलन है, ड्राई फार्मिंग होती है क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत कम है। सूखा यहाँ पे ज्यादा पड़ता है। आपने सुना होगा कि बुंदेलखंड में सूखा हर साल पड़ता है, ठीक। अभी तो फिलहाल कुछ सरकार का प्रयास चल रहा है, तो इससे कुछ थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है, पानी की उपलब्धता बढ़ी है, नहीं तो यहाँ पे सूखा तो पड़ता ही पड़ता है। एक चीज और है इसमें, क्या है, अवशेष नहीं पाए जाते हैं, अवशेषों का अभाव पाया जाता है, अवशेषों का अभाव पाया जाता है। अवशेषों का अभाव पाया जाता है, ठीक। हाँ, खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसकी दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है, खनिज की दृष्टि से क्या है, ये इलाका बहुत ही ज्यादा समृद्ध है, महत्वपूर्ण है। क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, चूना का पत्थर पाया जाता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चूना पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, और भी तमाम तरह की यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, ठीक। मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है। ड्राई फार्मिंग की जाती है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे।
तो चलिए, आज काफी लंबा क्लास हो गया है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।